हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रा लर्निंग में। मेरा नाम है साहिल और ये मेरा नया चैनल है। और इस चैनल में मैं आपके लिए एक बेहतरीन बैच लेकर आया हूँ जो कि जीएस का है। जीएस में हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस पर होगी। और ये जो बैच होगा ये एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का ये जो बैच होगा ये एम लक्ष्मीकांत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। और ये बैच आईएएस पीसीएस वाले बच्चों के लिए जो अभी से शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही मदद करने वाला बैच होगा। और ये जो सीडीएस एनडीए सीजीएल और बाकी एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए बैच काफ़ी सफिशेंट होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं तो चलिए आइए जानते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस होंगी वो डेली बेस पर शाम को 4 बजे से डेली रूटीन पर होंगी, मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ हमें दो वर्ड देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये होती है, बेसिक प्रिंसिपल लॉ एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी देश के वे आधारभूत कानून जिनके द्वारा उस देश का शासन चलाया जाता हो। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये तो जाहिर सी बात है हर किसी बच्चे को पता ही होती है। लेकिन इस डेफिनेशन से हमको पता क्या चलता है? इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ थ्योरी है। यानी सेट ऑफ थ्योरी बोले तो यानी वो सिद्धांत हैं जो एक किताब में लिखे हुए हैं। उन सिद्धांतों पे ही किसी देश के क्या चलाया जाता हो, किसी देश का कानून चलाया जाता हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है? एक थ्योरी है। अब यहाँ एक वर्ड हमें और देखने को मिलता है, पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो हमने जान लिया, यानी किसी देश के बे आधारभूत कानून जिनके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब राज्य व्यवस्था कहते हैं किसे कहते हैं? इन्हीं सिद्धांतों को, इसी थ्योरी को अगर हम व्यवहार में प्रैक्टिस में ले आएं तो उसी को क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। यानी कि अगर हम प्रैक्टिस को किस में ले आएं, यानी थ्योरी को प्रैक्टिस में ले आएं तो क्या हो जाता है? पॉलिटी होता है। पर यहाँ नेक्स्ट समझना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है और पॉलिटी भी पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन यानी थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी पढ़ना है। अब पढ़ना हमें दोनों चीज़ें हैं, तो हम पहले क्या पढ़ें? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एक जब छोटा बच्चा होता है तब वो साइकिल सीखता है। तो साइकिल सीखने के उसके उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो एक मार्केट से किताब खरीद के लेके आए और 3 महीने उस किताब को पढ़े कि साइकिल ऐसे चलाना चाहिए, साइकिल वैसे चलाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो क्या होता है कि साइकिल उठाए, एक दो बार हाथ पैर तुड़वाए और साइकिल चलाना सीख जाए। तो आप किस ऑप्शन को पसंद करोगे? प्रैक्टिस वाले ऑप्शन को पसंद करोगे या थ्योरी वाले ऑप्शन को पसंद करोगे? अरे अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो उसका एक ही तरीका कि आप स्विमिंग पूल में कूद जाओ। अब 3 महीने की थ्योरी पढ़ो कि ऐसे तैरना चाहिए, वैसे स्विम करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से थोड़ी ना स्विमिंग सीखी जा सकती है। स्विमिंग सीखने के लिए तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप क्या करें, स्विमिंग पूल या नदी, आपके घर के पास नदी है तो क्या करें, कूद जाएं, स्विमिंग सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से समझ आ जाएगा। तो यहाँ समझना कि एक इंडिविजुअल आदमी होता है। इंडिविजुअल आदमी, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी दो और उससे ज़्यादा लोगों को मिलाकर क्या बना सकता है? क्राउड बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, कम्युनिटी बना सकता है। अब क्राउड, ग्रुप और कम्युनिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है हम ये जानते हैं। जो क्राउड होता है उसका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं होता और ये क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या आपको जितनी भी क्राउड या भीड़ मिलती है वहाँ पे, तो क्या ये ज़रूरी है कि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो? मान लेते हैं आप कुछ और ख़रीदने गए, आपके पास में कोई है और है वो कुछ और ख़रीदने गया, यानी कि जो पूरी क्राउड है हो सकता है कि उन सब का एक अलग अलग कॉमन ऑब्जेक्ट हो और हो सकता है कुछ का क्या हो,
कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट ना हो और ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, एक दूसरे से उनकी इनकी कोई जान पहचान नहीं होती, तो ये डिफरेंस होता है क्राउड में। अब ग्रुप किसे कहते हैं? क्राउड से ग्रुप तब बनता है जब कुछ लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। ग्रुप का एग्जांपल आप ये ले लीजिए, जैसे कि आप स्टडी के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं, तो आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है ना कि आपने ग्रुप बनाया स्टडी के लिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और आप ऑर्गेनाइज होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कॉलेज के ग्रुप में पढ़ते हैं, कोचिंग के ग्रुप में पढ़ते हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप स्टडी ग्रुप बनाते हैं, उसमें आप अपने डाउट पूछते हैं, आप अपने डाउट क्लियर करते हैं। तो ये तो क्राउड और ग्रुप में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब ग्रुप और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन दो से ज़्यादा लोगों को मिलाकर क्राउड भी बना सकता है, ग्रुप भी बना सकता है और कम्युनिटी भी बना सकता है। फिलहाल हमें तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि कम्युनिटी कैसे बनती है। कम्युनिटी बनने के तीन कारण होते हैं। पहला कि कम्युनिटी का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, यानी इनके सामान्य उद्देश्य होते हैं और ये ऑर्गेनाइज भी होते हैं, यानी ये संगठित भी होते हैं और इन्हें पता हो, जैसे ग्रुप संगठित होता है इसी तरह से कम्युनिटी भी संगठित होती है। लेकिन ग्रुप और कम्युनिटी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ग्रुप की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती, यानी ग्रुप के जो लोग हैं वो किसी और आइडेंटिटी से भी हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी आइडेंटिटी के बेस पर बनती है। जैसे कि आइडेंटिटी सेक्स हो सकती है, यानी मेल है तो मेल कम्युनिटी होगी, फीमेल है तो फीमेल कम्युनिटी होगी। कास्ट पे वो बन सकती है, रिलीजन पे बन सकती है, रीजन पे बन सकती है, रेस यानी नस्ल के आधार पे बन सकती है, प्रोफेशनल यानी काम के आधार पे बन सकती है। तो ग्रुप और कम्युनिटी में केवल यही डिफरेंस है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी यानी पहचान पर बनती है और ग्रुप की कोई आइडेंटिटी कोई पहचान नहीं होती है। तो ये हमने जाना कि इंडिविजुअल पर्सन दो और दो से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर क्राउड कैसे बनाता है, ग्रुप कैसे बनाता है और कम्युनिटी कैसे बनाता है। अब हम जानेंगे कि जो कम्युनिटी होती है ये आगे जाकर राष्ट्र का कैसे निर्माण करती है, कैसे ये नेशन बनाती है। तो आइए जानते हैं। तो जो कम्युनिटी होती है वो नेशन का निर्माण यूँ करती है। तो नेशन का निर्माण करती है, इससे पहले हम ये जान लें कि नेशन कहते किसे हैं। तो जो नेशन होता है ये एक लैटिन वर्ड है, यानी ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिस और ये कौन से वर्ड से लिया गया, नेसियो, जिसका मीनिंग क्या होता है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और ये जो है एक नेशन जो है एक सोशल कंसेप्ट है, यानी समा अवधारणा है जो दो आइडियोलॉजी पर बेस होती है, यानी आइडियोलॉजी ऑफ नेशन बिल्डिंग। एक इसमें होती है ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और एक कंटेम्पररी आइडियोलॉजी। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और कंटेम्पररी आइडियोलॉजी का जो मेजर डिफरेंस होता है वो जानते हैं। तो नेशन किस कॉन्सेप्ट पे बनता है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पे बन सकता है और कंटेम्पररी आइडियोलॉजी पे बन सकता है। तो जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी होती है इसके गठन का जो आधार होता है, यानी ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइज, ये किस बेस पर बनती है, जो उसका ये होता है। तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी जो होती है वो कास्ट के बेस पर बनती है, रिलीजन के बेस पर बनती है, रेस के बेस पर बन सकती है, रीजन के बेस पर बन सकती है, लैंग्वेज के बेस पर बन सकती है। कास्ट यानी जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और भाषा, इन सब आधार पर जो बनती है वो कौन सी होती है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी होती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के भारत आने से पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो नेशन थे वो किस बेस पर थे, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के बेस पर थे। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4000 देश हुआ करते थे। समझ रहे हैं आप, 4000 देश हुआ करते थे और आज मुश्किल से 7 देश हैं। तो ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के बेस पर हमारे देश में पहले क्या बना करते थे, नेशन बना करते थे। तो अगर कास्ट, रिलीजन, रेस, रीजन, लैंग्वेज के आधार पर अगर आज देश में नेशन या स्टेट बना दी जाए तो हज़ारों स्टेट होंगी, क्योंकि 4000 तो जब थी और अब अगर बना दी जाए तो 10-12 हज़ार होंगे। तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी जो होती है वो एक पारंपरिक विचारधारा है, एक बहुत ही बुरी विचारधारा है। तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी
और कंटेम्परी आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? कंटेम्परी आइडियोलॉजी का जो गठन का आधार जो होता है, कंटेम्परी आइडियोलॉजी अगर नेशन बनेगा तो वो कॉमन हिस्ट्री से बन सकता है, कॉमन कल्चर से बन सकता है, कॉमन जियोग्राफी से बन सकता है, कॉमन प्रॉब्लम से बन सकता है और कॉमन फ्यूचर से बन सकता है। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका मेन उद्देश्य जो था, उनका ज़्यादातर समय जो निकला तो वो किस में निकला, यानी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगा कि हमारे देश की जो जनता थी उसे ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से उठा के कहाँ ले आए, कंटेम्परी आइडियोलॉजी। और जिस दिन हमारे देश की जनता ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से कंटेम्परी आइडियोलॉजी पर आ गई, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। क्यों क्यों क्योंकि फिर हम कास्ट के आधार पर नहीं लड़ेंगे, रिलीजन के आधार पर नहीं लड़ेंगे, नस्ल के आधार पर नहीं लड़ेंगे, क्षेत्र के आधार पर नहीं लड़ेंगे और भाषा के आधार पर नहीं लड़ेंगे। तो जो कंटेम्परी आइडियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, कॉमन हिस्ट्री होती है। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बुक लिखते थे, जो जनता को पढ़ते थे, जो स्पीच देते थे, उसमें क्या कहते थे कि हमारा हमारा एक इतिहास है। क्या? हम भारतीयों का एक इतिहास है, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक ज्योग्राफी, हमारा भूगोल है कि हम एक भारतीय हैं, हमारी एक कॉमन कॉमन क्या है, प्रॉब्लम है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारा एक कॉमन फ्यूचर है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को स्वतंत्र कराना हमारे। तो ये इन सब चीज़ों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बुक में लिया। जैसे मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी जो दी थी वो केवल आइडेंटिटी के लिए दी गई थी। फिर उसके बाद जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आफ्टर फ्रीडम। तो हमने देखा कम्युनिटी कैसे नेशन का निर्माण करती है और नेशन किस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे यहाँ नेशन बनते थे वो कौन सी आइडियोलॉजी पे बनते थे, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पे बनते थे। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी से हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमें कहाँ उठा के लेके आए, कंटेम्परी आइडियोलॉजी पर। कंटेम्परी आइडियोलॉजी के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल में थ्योरी दी थी गई थी वो मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी थी, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस दी गई थी वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी। तो कम्युनिटी नेशन का निर्माण करती है और नेशन स्टेट का, यानी कम्युनिटी नेशन को बिल्ड करती है और नेशन किसको बिल्ड करता है, स्टेट को। लेकिन स्टेट जो बिल्ड होता है वो कभी भी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पे बिल्ड नहीं हो सकता, यानी नेशन का, स्टेट का निर्माण कभी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पे हो ही नहीं सकता। और अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी पे स्टेट का निर्माण होगा तो इतने ज़्यादा स्टेट होंगे कि हमें गिनने में भी दिक्कतें होंगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले 60% जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के बेस पर स्टेट हुआ करते थे, यानी कि 4000 से ज़्यादा देश हुआ करते थे। तो एक एक को मारो और 4000 वो हड़प जाओ, यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर किया था। तो कंटेम्परी आइडियोलॉजी से स्टेट का निर्माण होता है। अब स्टेट का जो लीगल कॉन्सेप्ट है, जो 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, उसमें क्या क्या कहा गया था, उसमें कहा था कि स्टेट बनने के लिए आपके पास एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, उस एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन पर रूल करने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, उस गवर्नमेंट के पास सॉवरनिटी होनी चाहिए। सॉवरनिटी किसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसको, उस गवर्नमेंट को। तो स्टेट के पास क्या क्या होना चाहिए, एक डिफाइंड एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन पर रूल करने वाली गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास क्या होनी चाहिए, सॉवरनिटी होनी चाहिए। सॉवरनिटी यानी फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और याद रखना कि ये जो क्लास होगी डेली रूटीन पर चलेगी। यहाँ हम कंप्लीट पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे और कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप लोगों का ऐसे सब कुछ बनता रहा तो हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस एक साथ एक दिन में एक एक लाया करेंगे। वरना अभी पॉलिटी चलेगी, डेली रूटीन पर चलेगी। 50 से 60 दिन तक पॉलिटी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक की डेली क्लासें आएंगी। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
याद रखना, कल कल 4 बजे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 आएगा, जो किस पर होगा, जो वो भी बेसिक्स ऑफ पॉलिटी पर ही होगा। तो चलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।